के बाद वेनेजुएला में सियासी तूफान मचा हुआ है। अमेरिका हमले के बाद पूरी दुनिया में हमले की खबरों ने सनसनी फैला दी है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डेल्सी रोड्रिग्स होंगी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। तो ये बड़ी जानकारी, मादुरो ने डेल्सी रोड्रिग्स को अपनी शेरनी बताया था, वो उसने शेरनी कहते थे। बता दें, डेल्सी रोड्रिग्स 2018 से है वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति, जो अब राष्ट्रपति का पदभार फिलहाल संभालेंगी। हालात सामान्य होने तक सत्ता संभालेंगी डेल्सी। तो ये बड़ी खबर, कोर्ट ने कहा है राष्ट्र की व्यापक रक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। तो बीती रात को बड़ी खबर आई थी कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है, जिसके बाद अब वेनेजुएला से एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। जो जानकारी आई उसके मुताबिक निकोलस मादुरो के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभालने जा रही है और इस खबर पर भी अब मुहर लग गई है। दरअसल वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि कौन है रोड्रिग्स, जिन्हें अंतरिम उपराष्ट्रपति के पद से अब अंतरिम राष्ट्रपति पद का कमान सौंपा गया है। रोड्रिग्स 2018 से ही वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हैं। इसके पहले वो सरकार में संचार मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। इसी के साथ वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति के पकड़े जाने के बाद यहां राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार वेनेजुएला में ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 30 दिनों में ही चुनाव कराए जाएं और नया राष्ट्रपति भी चुन लिया जाए। मादुरो उन्हें अपनी शेरनी कहते थे। वे 2018 से उपराष्ट्रपति हैं और शासन के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल रहे हैं। रोड्रिग्स न केवल विदेश मंत्री रही हैं, बल्कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और इंटेलिजेंस सर्विस पर भी उनका गहरा नियंत्रण है। हालांकि उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए अमेरिका उन्हें फिलहाल स्वीकार कर सकता है। तो कोर्ट ने कहा है राष्ट्र की व्यापक रक्षा के लिए रोड्रिग्स को उपराष्ट्रपति के बाद अभी फिलहाल अंतरिम राष्ट्रपति का पद सौंपा गया है। ये भी माना जा रहा है कि 30 दिनों के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो सकते हैं। हालांकि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक के लिए जो है रोड्रिग्स ही राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अद्वितीय मदान, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये स्थिति को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। सर, वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। क्या ये मादुरो के प्रति वफादारी है या फिर अमेरिका के दबाव में उठाया गया कदम ताकि देश में अराजकता न फैले? थैंक यू पूजा फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और आपने बिल्कुल ठीक कवर किया पहले कि अभी जो देश का जो कार्यभार संभालेंगे वो है एक लेडी वाइस प्रेसिडेंट। और इनफैक्ट ये जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी पढ़ रहा था वेनेजुएला का, एज पर आर्टिकल 233 अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है या इनडिस्पोज होते हैं तो देश का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जाता है। दिस इज एज पर आर्टिकल 233। और ऑल्सो शी इज लीगली बाउंड टू कंडक्ट द इलेक्शंस विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जो मचादो का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, जो कि नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने पूरा अपना सपोर्ट दिया है गोंजालेस। ये 3 राइवल्स थे, एक जो प्रेसिडेंट जो जिनको अभी अरेस्ट किया गया, दूसरे थे ये मचादो, मारियो मचादो, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला, और तीसरे थे गोंजालेस। गोंजालेस को जो इलेक्शंस हुए थे पिछले इलेक्शंस, इनको 67% वोट्स मिले थे। एक्चुअली सिंस मारियो और मचादो को बैन कर दिया गया था, जैसे बांग्लादेश में देख रहे हैं अवामी लीग को बैन कर दिया गया था, फिर एक्चुअली जो रियल जो विनर थे वो थे गोंजालेस। सो अभी देखते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्या सिचुएशन है। और दूसरा मैं पूजा, एक्चुअली हमें सबको अभी पता है, पूरे दुनिया को पता चल गया है कि वेनेजुएला में क्या हुआ और यूएसए ने कैसे अटैक किया। बट हमें कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। आई जस्ट गिव यू अ बैकड्रॉप कि ये सबसे पहले, ये पहला इंस्टेंस नहीं है कि अमेरिका ने ये ऐसा रेजिम चेंज के लिए ऑपरेशन किया है। ये नोवा ऑपरेशन है।
अभी तक अमेरिका ने 8 बार, देयर हैज बीन 8 टाइम्स व्हेन यूएसए हैज टॉपल्ड द रेजिम फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लेते हैं 1953, 1953 था जब उन्होंने ईरान में मोसादेक को रिमूव किया था और शाह ऑफ ईरान, आपको याद होगा, शाह ऑफ ईरान को लेके आए थे और रीजन था ऑयल। तब भी रीजन ऑयल था। फिर हुआ अब 1954 की अगर हम बात करें तो ये था ग्वाटेमाला में जब जैकोबो को रिमूव किया गया था और वही रीजन था कि उन्होंने ऐसे लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे कि अमेरिका की जो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी थी, उनका अमेरिका का जो कॉरपोरेट सेक्टर था वो बुरी तरह इकोनॉमिकली अफेक्ट हुआ था। 1961 में इट वाज इन क्यूबा जब इनका अमेरिका का टारगेट था फिडेल कैस्ट्रो। दो ऑपरेशन बुरी तरह फेल हुआ था और इससे क्या हुआ था कि क्यूबा रशिया की तरफ आने लगा और फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ जो आपको पता होगा और हमारे दर्शकों को यह भी पता होगा कि उसके बाद ये कोल्ड वॉर जो हुआ अमेरिका और रशिया के बीच में वो बढ़ गया था। 1973 में ये चिली में हुआ जब सेल्वाडोर को रिमूव किया गया और उसका अमेरिका का यही एम था कि सोशलिज्म को एक्सपैंड नहीं करने देना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। और ऑगस्टो आए थे, ही वाज ब्रॉट इन चिली टू बी द प्रेसिडेंट। इन 1989 ये पनामा में हुआ था जब नोरिगा को रिमूव करके, और रीजन था ड्रग ट्रैफिकिंग और सिक्योरिटी ऑफ पनामा कैनाल। सो बेसिकली जब भी अमेरिका के इंटरेस्ट खतरे में आते हैं तब ये अमेरिका ऑपरेशन प्लान करता है। फिर होता है इन 2001 ये अफगानिस्तान, टारगेट था तालिबान आफ्टर 9/11, आपको पता ही है, बट फिर तालिबान वापस आ गए 2021। सो बेसिकली ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन 2003 में इराक में हुआ जब सदाम हुसैन को रिमूव कर दिया गया और अमेरिका ने रीजन दिया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और हमें पता चला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ही नहीं, इराक में थे ही नहीं। तो इट लेड टू पावर वैक्यूम और फिर आईएस आया और पूरा रीजन अनस्टेबल हो गया। 2011 में इन 2011 में लिबिया में हुआ जब इन्होंने मुअम्मर गद्दाफी को रिमूव किया और सिविल वॉर शुरू हुआ और फिर माइग्रेशन क्राइसिस हो गया पूरे यूरोप। सो बेसिकली अभी मैं ट्रम्प को अभी सुन रहा था, उनका डिटेल में जो इन्होंने एड्रेस किया 11 बजे अमेरिकन टाइम में, उन्होंने बोला है कि ये आपने मॉनरो डॉक्ट्रिन तो सुना होगा, लेकिन अब ये डॉनरो डॉक्ट्रिन है। ये इन्होंने नया नॉमेनक्लेचर दे दिया ट्रम्प ने। बेसिकली डॉनरो डॉक्ट्रिन में ये ऐसे बोलूंगा कि इन्होंने एक्चुअली पूरा जो पॉलिटिक्स था अमेरिका का वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमी। अभी अमेरिका का जो मेन खतरा था वो था चाइनीज इकोनॉमी के साथ, अभी भी खतरा है, चाइना आगे बढ़ रहा है जहां की अब ग्लोबल इकोनॉमी देखी जाए। तो यूएस से क्या है कि वे जो इनकी ऑब्लिगेशन थी टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस, टुवर्ड्स यूरोप, आपने देखा मैंने एक आर्टिकल लिखा है थोड़े दिन पहले, वो उसमें पूरा मैं डिटेल में कवर किया है कि यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या कहती। बेसिकली इन्होंने विड्रॉ कर दिया है जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, यूनाइटेड नेशंस को, यूरोप को, इवन यूक्रेन को जो फंडिंग जाती थी, वो इन्होंने इंडिकेट किया है, हिंट किया है कि वो रिड्यूस हो जाएगी। यूरोप अपने अपने कंट्रीज बढ़ाएं, अपना 5% ऑफ जो जीडीपी है वो डिफेंस के ऊपर लगाएं। तो ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उसको प्रोटेक्ट करो। अमेरिका का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो होगा टू डोमिनेट द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये अपना कंसोलिडेट करेंगे टू डोमिनेट द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और अभी क्या हुआ है कि जो लेटली रशिया और चाइना ये पूरी तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को डोमिनेट कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी सुन के कि पिछले 5 सालों में चाइना ने $150 बिलियन वेनेजुला में इन्वेस्ट किया है। रशिया ने वेनेजुला को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा और भी इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए हैं। सो चाइना वेनेजुला में ट्राई कर रहा है डोमिनेट करने को। चलिए, कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश चाइना की ओर से की जा रही है। बने रहिएगा सर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है, वेनेजुएला में अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की जिसके बाद अब यूएनएससी की आपात बैठक रखी गई है। न्यूयॉर्क में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ी बात कह दी है। एंटोनियो ने कार्रवाई को बताया खतरनाक मिसाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका वेनेजुएला तनाव पर पहले हुई हैं 2 बैठकें। अक्टूबर और दिसंबर में सुरक्षा परिषद में ये विवाद को लेकर बैठक हुई थी, विवाद हुआ था अक्टूबर और दिसंबर में। और अब देखिए फिर से बड़ी बैठक, अमेरिका डेल्टा फोर्स ने सैन्य अड्डे पर हमला किया है। तो बड़ी जानकारी, एंटोनियो ने कार्रवाई को खतरनाक मिसाल बताया। साफ तौर पर अब न्यूयॉर्क में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अमेरिका वेनेजुएला तनाव पर पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं और अब एक बार फिर से बड़ी बैठक होने जा रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक कल होगी या फिर आज रात को भी ये बैठक संभव है। बैठक कब होगी इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। हालांकि जिस तरह से वेनेजुएला और अमेरिका को लेकर अभी माहौल बना हुआ है, देश भर में पूरा हलचल है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रंप के समर्थन में आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग लगातार ट्रंप के इस नीति का कड़ा विरोध कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ अद्वितीय मदान जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे ही जानते हैं। सर देखिए, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ जो किया, तीसरे विश्व युद्ध की ओर ये इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या अब ये माना जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर अब देश आगे बढ़ रहा है? नहीं पूजा, ऐसा नहीं है। बट हम इसको जरूर मानेंगे कि जो जिसको RBIO बोलते थे जियो पॉलिटिक्स में, दैट इज रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, दैट हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। जहां भी देखिए जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO ले लो या अनक्लॉस ले लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं चाइना का। एक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, वो क्लियरली कहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन साउथ चाइना सी में सभी कंट्रीज को मिलना चाहिए। वो चाइना ने वॉयलेट किया। कुछ साल पहले ये डिसीजन आ गया था, 2018 आई थे। सो उन्होंने, चाइना ने जो UN क्लॉज है उसको वॉयलेट किया। अभी रशिया ने, इवन आई वुड से, जैसे ही रशिया को पता चला कि नाटो एक्सपैंड कर रहा है, उन्होंने क्रीमिया को कैप्चर किया 2014 में। अभी यूक्रेन का युद्ध छेड़ा जो कि काफी साल से चल रहा है। तो बेसिकली रशिया ने भी वॉयलेट किए हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स, चाइना भी कर रहा है उधर से। और अभी चाइना ने अभी स्टेटमेंट दी, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही उन्होंने बोला कि आवर ऑपरेशंस अगेंस्ट ताइवान विल बी अनस्टॉपेबल। सो ऐसे ही अमेरिका कर रहा है। सो बेसिकली इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू डोमिनेट द बैकयार्ड। वेनेजुएला, क्यूबा, Mexico and the entire Caribbean Sea is the backyard of America. एक और मैं पूजा इंटरेस्टिंग बात ऐड करना चाहूंगा इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि 20 साल पहले अमेरिका ने वेनेजुएला से ऑयल फील्ड मांगे थे। ये 20 साल पुरानी बात है और इन्होंने रिफ्यूज कर दिए थे। इन्होंने सरेआम रिफ्यूज कर दिए थे अमेरिका को। फिर USA ने गुआना, एक कंट्री है उसके ईस्ट में, गुआना, वहां के ऑयल फील्ड्स, कुछ ऑयल फील्ड्स ले लिए हैं अमेरिका ने। और जो गुआना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पहले ही वेनेजुएला के साथ, उन्हीं ऑयल फील्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में। और जो ट्रंप का जो पहला टेन्योर था 1.0, तभी ट्रंप ने प्लान बना लिया था कि वेनेजुएला के अगेंस्ट ऑपरेशन करेंगे। तो ये देखिए, ट्रंप ने CIA को क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हैं कि जहां भी दुनिया की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उन ऑयल है, फर्मा है, उनके ऊपर नजर रखी जाए और जहां भी ऑपरेशन मुमकिन है, पॉसिबल है, वहां अमेरिका को ऑपरेशन करना चाहिए और उनको सिक्योरिटी दिया जाएगा। तभी अमेरिका ने वो एक तरह का बोला है कि एक्चुअली इट वाज अ CIA ऑपरेशन प्रोटेक्टेड बाय द आर्म फोर्सेस। सो देयर वर 150 फाइटर एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व्ड and there was a full-fledged attack helicopter squadron which was involved. So China क्या कर रहा है? Basically it is an attempt by USA to push back China. China ट्राई कर रहा है कि जो लैटिन अमेरिका के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डोमिनेट किया जाए, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए। और चलिए सर, समय का थोड़ा सा अभाव है। इस चर्चा में जुड़कर आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, उसके लिए बहुत धन्यवाद सर।